Namaskar students. So welcome again with this chapter number 4, agriculture. So today's topic is technological reforms in the agriculture field. So let's start. So today's topic is technological and institutional reforms. So let's start this topic. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for the thousands of years. It's a traditional practice. Sustained uses of land without completable institutional changes have hindered the pace of agriculture development. कंटिन्यूसली देखिए इसका यूज़ किया जा रहा है और जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हो रहे हैं फार्मिंग में, जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न फार्मिंग मेथड में यूज़ हुआ है. इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, देखिए इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट के अलावा सोर्सेज ऑफ द इरीग्रेशन, मोस्ट फार्मर्स इन द लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून. मोस्टली देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ही डेवलप हो गई है, बट स्टिल सम फार्मर्स आर डिपेंड ऑन मानसून and the natural fertility in order to carry their agriculture. Still there are some farmers who are depending on the monsoon and the natural fertility of soil. So traditional methods, it means to say that traditional methods are using in present time also. For a growing population, जैसे population बढ़े, this pose a serious challenges. ये हमारे लिए क्या था, एक सीरियस चैलेंजेस था कि किस हाउ टू वी इंक्रीज द प्रोडक्शन, कि हम किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इस पॉपुलेशन, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा इकोनॉमिक्स के चैप्टर में, प्राइमरी एक्टिविटी 60% ऑफ द पॉपुलेशन दोज हु आर डिपेंडेंट देयर लाइवलीहुड इज द एग्रीकल्चर, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. इसमें बहुत ही टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी. दीज now there are three ways which I am explaining, that the collectivizations and the consolidations of holding and the corporations and the abolition of zamindari. There are some steps which be taken after the independence, were given priority being about institutional reform in the country after independence. Independence के बाद these reforms जो हैं उन पे दिया गया collectivization. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड है, 4 फार्मर्स हैं. नाउ हाउ दे विल डू कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे. क्या करेंगे, ये कलेक्टिव फार्मिंग, यानी पूरे एक फील्ड में एक साथ जो है वो एग्रीकल्चर करेंगे, ये पूरे लैंड में. फाइन, इस तरह से पूरे लैंड में. एंड देन जो प्रोडक्शन होगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. फाइन, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा. पूरे लैंड में एक साथ एग्रीकल्चर किया जाता है और इसका जो शेयर है, जो शेयर किया जाएगा इसका प्रॉफिट, वो इक्वली शेयर किया जाए. तो कलेक्टिवाइजेशन को यहाँ पे प्रमोट दिया गया. सेकंड इज ये यहाँ पर गया अपना कलेक्टिवाइजेशन, ये रहा कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग, यानी जो लैंड फार्मर्स के पास है उस पर उसका राइट हो. नाउ कॉर्पोरेशंस एंड अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी, ज़मींदारी को अबोलिश किया गया. जो मोस्टली लैंड जो ओनर्स थे वो कौन थे, ज़मींदार. सो उसको अबोलिश किया गया. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आर सम स्टेप्स टेकन फॉर द लैंड रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज द लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान. जो हमारा पंचवर्षीय योजना है जिसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया था, उसमें जो मेन फोकस किया गया था वो किस पर किया गया था, एग्रीकल्चर पर. देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान. द राइट टू इनहेरिटेंस, अब जो इनहेरिटेंस का जो राइट था विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस, इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वन जनरेशन टू अनादर, डिवाइड होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है, हैज़ ऑलरेडी हैड टू द फ्रिगमेशंस ऑफ द लैंड होल्डिंग नेसेसिटिंग कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग. अब इससे क्या होता है, देखिए एक लैंड है, जो इनहेरिटेंस जो लो है, एक फार्मर के पास लैंड है, उसके 2 बेटे, तो 2 में डिवाइड हो गया. फिर इन दोनों के 2 बेटे, तो उन्होंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया. फिर इसके हुए तो 2, फिर इसके हुए तो 2. इस तरह से जो ये फ्रिगमेशंस का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, जिससे जो है कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग जो है ये बहुत ही एक प्रॉब्लम आता है. फ्रिगमेशन जो होता है लैंड का, जिससे प्रोडक्शन जो लार्ज स्केल पर नहीं हो पाता. द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड, बहुत सारे लॉ बनाए गए, इनेक्ट किए गए हैं लैंड रिफॉर्म्स के, बट द इम्प्लीमेंशन वाज लेकिंग ऑफ द
लेकवर्न। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंशन यानी कि उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, या तो वो कुछ एरियाज़ में ही उन लॉ का इफ़ेक्ट देखा गया, बाकी एरियाज़ में नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon the introducing agriculture reform to improve the Indian agriculture in the 1960 to 1970. We are talking about the Green Revolution. 1960 के बाद बहुत सारे चेंजेस किए गए, कई सारी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई. द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन, ये मिल्क से रिलेटेड है. वाइट रेवोल्यूशन, इसको हम ध्यान रखेंगे, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है. वर some of the strategies initiate to improve the lot of Indian agriculture, but this too lead to the concentrations of development in few selected area. But these developments are only concentrated to the selected area, kuch area. We can give the example of Punjab and Haryana, where these mostly green revolutions effects will be seen. Therefore, in the 1980s and 1990s, the comprehensive land development programs was initiated. Now we will discuss about some comprehensive land development programs, which include both institutional and technical reforms. जिससे institutional और technical reforms हुए. Provision of crops insured against the drought. Now first programs, let you can underline this. Some programs I'm explaining that crop insurance. ठीक है, first is the crop insurance. Against the drought, in the case of drought, floods, cyclones, fire, disease, establishment. यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रोग्राम चलाया गया क्रॉप इंश्योरेंस का, कि इन द सिचुएशन, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो क्रॉप फेलियर हो जाता है किसी भी रीज़न से, कोई रीजंस भी यहाँ पे दे रखे हैं, ड्राउट, साइक्लोन, नेचुरल डिज़ास्टर, तो इंश्योरेंस से जो एक श्योरिटी रहती है फार्मर्स को. दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर है, देखिए ये हो गया क्रॉप इंश्योरेंस. सेकंड हो गया आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक. कई सारे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटी टू द फार्मर्स, ये इस्टेब्लिश किए गए ताकि लोगों को क्या मिल सके, लोन मिल सके. सो फर्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस, देन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्रामीण बैंक. Now next is the lower rate of interest, some important step in this direction. इस डायरेक्शन में ये सारे स्टेप्स लिए गए. Now third, किसान क्रेडिट कार्ड. Now third is किसान क्रेडिट कार्ड. पर्सनल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई, PAIS कहते हैं जिसको. आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर. ये सारी जो स्कीम्स बनाई गई जिससे फार्मर को बेनिफिट हुआ. मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, देखिए वेदर बुलेटिन्स जो होती है, समाचार जो आते हैं, एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न. देखिए मोस्टली विलेजेस में रेडियो टेलीविज़न्स का यूज़ होता है, तो इसके ज़रिए उन्हें अवेयरनेस हो, वेदर की न्यूज़ बताई जाती है, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं उन्हें अवेयर करने के लिए. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कहते हैं इसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. देखिए इसमें क्या होता है MSP में, MSP इज़ द मेथड, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. Now before the growing crops, the government fix the price of the crops. गवर्नमेंट जो है फार्मर के ग्रो करने से पहले उसकी प्राइस फिक्स कर देती है. एटलीस्ट ये श्योरिटी रहती है कि अगर फार्मर ने क्रॉप्स ग्रो करी और उसको कम से कम इस प्राइस में गवर्नमेंट खरीदी, अगर उससे कोई भी नहीं खरीदता है तो गवर्नमेंट MSP उसे ज़रूर देती है. MSP पे गवर्नमेंट उसे खरीदती है. मोस्टली जो राशन शॉप होती है ना, राशन शॉप, PDS सिस्टम जो हमारा चलता है ना, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सारा इसी पर चलता है. और MSP पे गवर्नमेंट ख़रीदती है, उसे स्टोर करती है, और अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ भी ज़रूरत होती है राशन शॉप के ज़रिए वो हम तक पहुँचता है. फाइन. सो सबसे पहला अनाउंस और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव्स एंड द प्रोक्योरमेंट प्राइस, इसको ये सब भी कहते हैं.
कि एटलीस्ट कोई फार्मर को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए. फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लोइटेशंस ऑफ फार्मर बाय द स्पेक्युलर्स एंड द मिडिल मैन. कई बार होता है कि फार्मर से बहुत कम प्राइस में खरीद कर जो मिडिल मैन होते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, वो हाई प्राइसेस में आगे जाके बेचते हैं, जिससे प्रॉफिट फार्मर को नहीं मिलता है. किसको मिलता है? उस पर्टिकुलर मिडिल मैन को. तो ऐसे ही कई सारे जो है उनका जो एक्सप्लोइटेशन होता है उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो हैं स्टेप्स चलाए हैं. सो आई होप यू यू हैव क्लियर दिस टॉपिक जो हमने अभी किए हैं. सब कुछ प्रोग्राम सबसे पहले हमने किए. देखिए किस तरह से इरिगेशन मेथड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज इन एग्रीकल्चर. पहले क्या किया जाता था, देखिए यहाँ पे नई मशीन्स बनाई जाती है ताकि वर्क जो है बहुत फास्टली और बहुत ही लार्ज स्केल पर इक्विपमेंट हो सके. So it's all about the technical and the institutional reforms. In next lecture we will discuss about the भूदान ग्रामदान योजना, ग्लोबलाइजेशन पर क्या इफेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.